क्या हो अगर हमारी जिंदगी के सबसे गहरे डर, वो अजीब सी बेचैनी जिसका कोई सिरा नहीं मिलता, या वो बातें जो हमें समझ नहीं आती, वो इस जिंदगी की हो ही ना। क्या हो अगर ये सिर्फ गुजरे हुए कल की, बहुत बहुत पुराने कल की गूंज हो। आज हम जिन दस्तावेजों पर बात कर रहे हैं वो डॉक्टर ब्रायन वाइस के काम से जुड़े हैं। वो एक मनोचिकित्सक हैं जो पुनर्जन्म और पिछले जन्मों की थेरेपी पर काम करते हैं। हाँ, और ये सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन उनकी केस स्टडीज वाकई चौंकाने वाली हैं। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि कैसे हमारे पिछले जन्मों के अनुभव आज हमारी जिंदगी में डर और मुश्किलों की वजह बन सकते हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही हैरान करने वाली केस स्टडीज हैं। हाँ, एक कहानी है जिसमें किसी को अपने प्यार के बिछड़ने का बेबुनियाद डर है, तो दूसरी में किसी को अपनी कामयाबी से खौफ है, चलता है कई जन्मों तक। और पिछले जन्मों की अनसुलझी बातें, खासकर गहरे सदमे या ट्रॉमा, इस जीवन में भी हमारा पीछा करते हैं। यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ पीछे देखना नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि उन पैटर्न को समझकर आज इस जिंदगी में बेहतर चुनाव करना है। चलिए, इस सफर की शुरुआत एमिली और जॉयस की कहानियों से करते हैं। दोनों की जिंदगियों में हिंसा का एक अजीब सा कनेक्शन है। एमिली के बारे में बताया गया है कि उसकी पिछली जिंदगी 1634 में एक भूस्खलन में खत्म हुई थी, और इसी वजह से इस जिंदगी में उसे बंद जगहों में फंसने का, यानी क्लॉस्ट्रोफोबिया का, भयानक डर था। और 9/11 के हमलों ने उसके इस डर को कई गुना बढ़ा दिया। और यहीं पर जॉयस की कहानी जुड़ती है, जो बहुत ही अजीब है। उसे 10 सितंबर की रात को ही 9/11 के हमलों के सपने आए थे। पहले से ही? हाँ, जैसे कोई चेतावनी मिल रही हो। बाद में जब वो एक वर्कशॉप में एमिली से मिलती है, तो बिना उसे जाने एक अनजाना सा खिंचाव महसूस करती है। अच्छा। लेखक का कहना है कि ये शायद एक साझा सदमे का एहसास था। एक का सदमा कुदरत की हिंसा से आया था और दूसरे ने इंसानी हिंसा को महसूस किया था, लेकिन दर्द की वो कड़ी दोनों को कहीं न कहीं जोड़ रही थी। बहुत ही जरूरी फर्क भी बताया गया है। कुदरती आपदाओं को हम एक तरह से कुदरत का नियम मानकर स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब इंसान इंसान पर हिंसा करता है, हाँ, तो वो हमारे भरोसे को तोड़ता है और हमें एक सामूहिक खतरे का एहसास दिलाता है। और इसी एहसास से हम अपनी अगली कहानी पर आते हैं, जो और भी ज्यादा उलझी हुई और निजी है। हाँ, ये रॉबर्टा की कहानी है, जो प्यार और डर के एक अजीब से जाल में फंसी है। तो रॉबर्टा की आज की जिंदगी में ऊपरी तौर पर देखें तो सब कुछ ठीक है। उसकी शादी टॉम से हुई है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन रॉबर्टा के मन में एक गहरा बेतुका डर है कि टॉम उसे छोड़ देगा, जबकि टॉम ने ऐसा कुछ किया नहीं है। कुछ भी नहीं। ये डर इतना असली है कि उनके खूबसूरत रिश्ते पर भी असर डाल रहा है। और जब इस डर की वजह इस जिंदगी में कहीं नहीं मिलती, तब थेरेपिस्ट उसे रिग्रेशन थेरेपी के लिए ले जाते हैं। अच्छा, ये रिग्रेशन थेरेपी, ये है क्या असल में? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हिप्नोसिस जैसी गहरी ध्यान की अवस्था में जाकर इंसान अपने पिछले जन्मों की यादों तक पहुंच सकता है, ताकि आज की समस्याओं की जड़ मिल सके। बिल्कुल। तो एक तरह से अपने ही मन की गहराइयों में गोता लगाना। तो रॉबर्टा को क्या मिला वहां? उसे एक ऐसी याद मिली जो सदियों पुरानी थी। वो 9वीं सदी में पहुंच जाती है। वो गर्भवती है, उसके गांव पर हमला होता है और उसका पति, जो टॉम की ही आत्मा है। हाँ, टॉम की ही आत्मा, वो उससे वादा करता है कि वो उसे बचाने वापस आएगा। लेकिन वो नहीं आता। वो नहीं आता। हमलावर उसे और उसके अजन्मे बच्चे को मार देते हैं। वो जो अकेले छोड़े जाने का भयानक सदमा था, सबसे मुश्किल वक्त में, वही उसके आज के डर की जड़ बन गया था। ये तो बहुत दर्दनाक है। मतलब सदियों से वो इस बोझ को ढो रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना? टॉम की तरफ का भी तो एक पहलू था। बिल्कुल, और यहीं से चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। कैसे? जब टॉम का रिग्रेशन किया गया, तो पता चला कि वो भागा नहीं था। वो अपने पत्नी को बचाने की कोशिश करते हुए लड़ते लड़ते मारा गया था। वो वापस आना चाहता था, पर आ नहीं सका। उसने अपनी मर्जी से रॉबर्टा को कभी नहीं छोड़ा था। वाह। मतलब जो रॉबर्टा का सबसे बड़ा डर था, उसकी बुनियाद ही एक तरह से झूठी थी, एक गलतफहमी थी, जो जन्मों तक चलती रही। हाँ, और इस जानकारी ने रॉबर्टा के डर की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। एक और जन्म की याद सामने आई, जिसने इस पैटर्न को और भी साफ कर दिया। एक मिनट, इसमें एक बदले का एंगल भी बताया गया है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि आत्माएं इस तरह का हिसाब किताब रखती हैं, या ये सिर्फ कर्म का एक चक्र है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसे बदला कहना शायद हमारी इंसानी समझ है।
असल में ये कर्म का संतुलन है। अच्छा। पेरिस के एक और जन्म में भूमिकाएं पलट जाती हैं। इस बार रॉबर्टा एक युवा, थोड़ी स्वार्थी लड़की है और टॉम उसकी बीमार, लाचार दादी की आत्मा है। रॉबर्टा को अपनी दादी की देखभाल करनी है, लेकिन वो उन्हें छोड़कर चली जाती है। हाँ, वो उन्हें छोड़कर मौज मस्ती करने चली जाती है और पीछे से दादी की मौत हो जाती है। थेरेपी में वो खुद इस घटना को 9वीं सदी में छोड़े जाने का एक तरह का बदला मानती है। पर शायद ये सिर्फ एक सबक था। ये महसूस करने का कि जब कोई आप पर निर्भर हो और आप उसे छोड़ दें तो कैसा लगता है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का, इन सारी कहानियों का उसकी आज की जिंदगी के लिए क्या मतलब निकला? क्या ये सब जान लेना ही काफी था? सिर्फ जानना नहीं, बल्कि महसूस करना। ये समझने के बाद कि टॉम ने उसे जानबूझकर कभी नहीं छोड़ा था और उसने खुद भी किसी जन्म में वैसा ही दर्द किसी को दिया है, वो उस चक्र को तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद थेरेपी का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, जिसे प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन यानी भविष्य में झांकना। मतलब अतीत से निकलकर सीधा भविष्य में। ये कैसे होता है? उसी ध्यान की अवस्था में उसे 2 संभावित भविष्य दिखाए जाते हैं। एक रास्ता डर से भरा है, जो अंधेरा और अकेला है अगर वो अपने डर को नहीं छोड़ती। और दूसरा रास्ता प्यार और विश्वास से भरा है, जो रोशन और खुशहाल है। ये नजारा उसे चुनाव करने की ताकत देता है। उसे समझ आता है कि भविष्य पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। हाँ, वो आज जो चुनेगी उसका कल वैसा ही होगा। और वो प्यार को चुनती है। तो रॉबर्टा की कहानी बताती है कि कैसे किसी को खोने का डर जन्मों तक पीछा कर सकता है। लेकिन इन स्रोतों में एक और हैरान करने वाली बात है, जहां डर कुछ खोने का नहीं, बल्कि कुछ पाने का है, अपनी ही कामयाबी का। हाँ, और ये एन की कहानी है, जो शायद बहुत से लोगों को अपनी सी लगेगी। एन एक बहुत ही प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट है। वो अपने काम में बेहतरीन है, लेकिन जैसे ही उसे पहचान मिलने लगती है, कोई अवार्ड मिलने की बात होती है या उसके काम की तारीफ होती है, उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। उसे अपनी कामयाबी से ही डर लगता है। हाँ, ये तो बहुत ही अजीब है। ज्यादातर लोग तो कामयाबी के पीछे भागते हैं। उसकी थेरेपी कैसे शुरू हुई? दिलचस्प बात यह है कि उसकी थेरेपी भविष्य से ही शुरू होती है। उसे सपनों में एक आवाज सुनाई देती थी, जो उसे गाइड करती थी। अच्छा। थेरेपी में वो अपने कई संभावित भविष्य देखती है। एक में वो एक साधारण गुमनाम नौकरी कर रही है और दूसरे में वो एक बहुत कामयाब आर्किटेक्ट है। लेकिन उस कामयाबी के ख्याल से ही उसे भयानक डर लग रहा है। हाँ, और थेरेपिस्ट को समझ आ गया कि उसकी असली रुकावट यही डर है। तो इस डर की जड़ खोजने के लिए वो अतीत में गए होंगे। बिल्कुल, और उसके पिछले जन्मों ने एक बहुत ही क्रूर पैटर्न दिखाया। कैसा पैटर्न? एक जन्म में मध्य एशिया में वो एक बहुत काबिल लड़का था, लेकिन उसकी प्रतिभा से सरदार का बेटा जलता था और जलन के मारे उसकी हत्या कर देता है। ओह, मतलब प्रतिभा की वजह से मौत? हाँ, एक और जन्म में वो एक प्रतिभाशाली संगीतकार था, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी ने साजिश करके उसे बर्बाद कर दिया। और एक और जन्म में वो एक लड़की थी जिसके पास कुछ गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान था और उस ज्ञान को जाहिर करने पर उसे मौत की सजा मिली। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसकी आत्मा ने एक तरह से ये कोड बना लिया कि अगर मैं कामयाब हुई तो मुझे सजा मिलेगी, या अगर मैंने अपनी काबिलियत दिखाई तो मेरी जान को खतरा है। ये सोचना ही डरावना है कि हमारा अवचेतन मन ऐसे कितने कोड लेकर घूम रहा होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसकी आत्मा ने खतरनाक सबक सीखा था। कामयाबी इक्वल्स टू सजा और स्वाभिमान इक्वल्स टू मौत। कोई हैरानी की बात नहीं कि इस जिंदगी में उसे एक अवार्ड की तख्ती पर अपना नाम देखने के ख्याल से ही घबराहट होती थी। यही बात है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम में से कितने लोग शायद किसी काम को टालते रहते हैं या बड़ी जिम्मेदारी लेने से डरते हैं और हम उसे आलस समझते हैं, जबकि हो सकता है कि जड़ कहीं बहुत गहरी हो। तो एन ने इस पैटर्न को कैसे तोड़ा? थेरेपी ने उसे ये समझने में मदद की कि वो पुराने अनुभव थे, वो डर उस जिंदगी के थे, इस जिंदगी के नहीं। जड़ को समझना जरूरी था। बिल्कुल, और जड़ को समझने के बाद उसने जानबूझकर एक अलग रास्ता चुना। उसने डरते डरते ही सही अपने काम पर अपना नाम लिखना शुरू किया, पहचान को स्वीकार करना शुरू किया और आखिरकार एक पुरस्कार भी जीता। उसने उस पुराने कोड को तोड़ दिया। तो इन सब कहानियों को एक साथ देखें, रॉबर्ट, एन, एमिली, तो इनका निचोड़ क्या है? हमने हिंसा, अकेलेपन और यहाँ तक कि कामयाबी से जुड़े डर देखे, जो सब पिछले जन्मों की गूंज लगते हैं। हाँ, इन सभी कहानियों का जो केंद्रीय संदेश है वो है चुनाव। चुनाव। रॉबर्टा डर की जगह प्यार को चुनना सीखती है।
एन अपनी प्रतिभा को छिपाने की जगह उसे अपनाना सीखती है। इन स्रोतों में भविष्य में देखने वाली थेरेपी का विचार बहुत शक्तिशाली है। क्या हमारा भविष्य तय नहीं है? बिल्कुल। हम आज जो चुनाव करते हैं, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, वे हमारे आने वाले कल और शायद आने वाले जन्मों को भी आकार दे सकते हैं। ये अपने अतीत का शिकार बने रहने के बजाय अपने भविष्य का निर्माता बनने जैसा है। ये सिर्फ किस्मत या होने का खेल नहीं है, बल्कि हमारे अपने चुनाव की ताकत है। हाँ, बिल्कुल। अतीत को समझना है, लेकिन उसमें फंसे नहीं रहना है। उसे समझकर आज को बेहतर बनाना है। ये सारी बातें बहुत दिलचस्प हैं। इन स्रोतों में सारा ध्यान इस बात पर है कि पिछले जन्मों के सदमे या ट्रॉमा हम पर कैसे असर डालते हैं। लेकिन ये मेरे मन में एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। पिछली जन्मों की खुशियों या प्रतिभाओं के बारे में क्या? अगर कामयाबी का डर साथ आ सकता है, तो क्या संगीत की कोई अनजानी प्रतिभा या किसी अजनबी भाषा के कुछ शब्दों का अपने आप जुबान पर आ जाना या किसी अनजान शहर में पहुंचकर घर जैसा महसूस होना, ये भी किसी पिछले जीवन की याद हो सकती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हम कौन सा सकारात्मक सामान अपने साथ ढो रहे हैं जिसका हमें एहसास तक नहीं है?